तो वहाँ पत्रकार साथी बैठे थे, बोले गुनौर तो आप हार रहे हो। तो हमने कहा नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि हम जीतेंगे। तो वहाँ पे एक विधायक खड़े थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनने कहा कि हर विधायक को ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत रहा है, वो तो हार ही नहीं सकता। सड़क हादसे हो रहे हैं सीमेंट की, जेके सीमेंट कंपनी की वजह से, तो इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करेगी सरकार की, कुछ करेगी भी उधर पे? 20 साल का बच्चा ख़त्म हो रहा है, कहीं 40 साल का कोई महिला ख़त्म हो रही है, 29 मौतें अभी तक हुई हैं। तो क्या संवाद करते हैं उनके साथ, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं? ये बड़ा सवाल है। पात्र होते हैं हम उनको लाभ दे देते हैं, जो अपात्र होते हैं उनको नहीं दे पाते हैं, तो उनका पूरा लेखा जोखा भी रखते हैं। शिवदयाल बागरी जी और फुंदर चौधरी जी कि मैंने फुंदर चौधरी जी को खुद ज्वाइन कराया, मैंने शिवदयाल बागरी जी को खुद ज्वाइन कराया। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जो गन्नौर विधानसभा से हैं। सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद शिवम में। धन्यवाद शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जिस विधानसभा से डॉक्टर साहब विधायक हैं, उसी विधानसभा का मैं निवासी हूँ। तो उधर की समस्याएँ, उधर पे कैसी समस्याएँ हैं और कैसे निजात किया, कैसे काम किया, ये बहुत रूबरू जानता हूँ, अंदर तक जानता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम विद्यार्थी परिषद से हमने अपना जीवन चालू किया। उस समय हम लोग परिषद में काम करते थे, नगर का मैं संयोजक था और हम लोग को राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि थी। तो विद्यार्थी परिषद से फिर उसके बाद में तुरंत युवा मोर्चा में आया। युवा मोर्चा में आने के बाद फिर मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में भी काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पे रह के हमने काम किया। ऐसे हम लोगों की राजनीतिक शुरुआत हुई और वहाँ से चल के आज यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया है। ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र और हमारे परिवार, मतलब हमारे फादर भी एमएलए थे। 1990 में हमारे फादर, जब पटवा सरकार थी, 2.5 साल जो गवर्नमेंट चली थी, उसमें हमारे फादर अमानगंज विधानसभा से विधायक थे। आप गन्नौर विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने। पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? देखिए, फर्स्ट टाइम जब मैं बना था तो एक अंदर ये था कि हमें काम करना है और काम करने के लिए हम लोग मेहनत भी बहुत करते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें दिक्कत आती थी। जैसे सड़कों की बात आती थी तो हम लोग जब तक पहुंचते थे माननीय मंत्री जी के पास में, तब तक लिस्ट जारी हो जाती थी। लेकिन इस बार तो है क्या कि हम भी लोगों को जानते हैं, लोग भी हमें जानते हैं। क्षेत्र की हर वो समस्या हम यहाँ बैठ के आपको बता सकते हैं कि कितने ऐसे मार्ग हैं हमारे जो अभी भी अपूर्ण हैं, कितने ऐसे मार्ग हैं जो बने ही नहीं, कितने ऐसे मार्ग हैं जो हमने स्वीकृत करा दिए, सरकार ने किन किन जगह पे कौन कौन सी योजनाओं पे काम किया। ये कहीं ना कहीं एक अनुभव हमारे साथ में है जो आज क्षेत्र को उसका लाभ भी मिल रहा है। आपकी विधानसभा हरिजन विधानसभा है। सामाजिक परिवर्तन के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, शिक्षा जीवन का मूल मंत्र होता है। किसी भी वर्ग, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, सामान्य हो, हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को, आज जैसे कॉलेज गन्नौर का जो हुआ वो 8 से 13 में जब मैं विधायक था तब मैंने कॉलेज कराया। काया पलट होगी गन्नौर की। हाँ, गन्नौर का आज आप देखिए, गन्नौर में सीएम राइस गन्नौर में बन रहा है। आज अमानगंज में सीएम राइस हमारा बन रहा है, पीएम श्री धरवारा में बन रहा है। आज कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन आए, इसके पहले नहीं थे। आज गन्नौर आप देखेंगे कि जब 8 से 13 में मैं विधायक था उस समय ग्राम पंचायत हुआ करती थी, आज नगर पंचायत है। उस समय की स्थितियां ये थी कि नगर में लगता ही नहीं था उस समय कि ये विधानसभा का मुख्यालय है। लेकिन अगर आप जब खड़े होंगे वहाँ जाके गन्नौर में तो आपको लगेगा कि हम किसी बड़ी जगह पे आज हम गन्नौर में आ गए हैं। और आज तो रोड अच्छी हैं, लाइट अच्छी हैं और कहीं ना कहीं जो काम हुआ है वो नीचे स्तर पे लोगों को दिख भी रहा है। जो पन्ना जिला है, पन्ना विधानसभा है, उधर देखें पर्यटन उधर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो अपनी या आपकी विधानसभा जो गन्नौर है, वहाँ पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे सिद्धनाथ का जो कुलगा मणियन की ग्राम पंचायत कहलाती है, अगस्त मुनि जी का आश्रम है, वहाँ पे आज भी बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे तो ये स्थिति थी, जब 8 से 13 में मैं विधायक बना तो राशि भी बहुत कम मिलती थी, तो हम लोग तो 10 बार पेज फाड़ा करते थे कि ये यहाँ पे करना, ये यहाँ पे करना। लेकिन उस समय मुझे याद है कि वहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ बनाई थी, स्टेप बनाए थे चढ़ने के लिए, बाउंड्री वाल उस समय दी थी। उतने में ही लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे कि पहली बार किसी विधायक ने इस ग्राम पंचायत में इस स्थान पे काम किया है। और आज तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज तो सिद्धनाथ हमारा इतना अच्छा हो गया है कि आज सिद्धनाथ जाओ तो वहाँ से वापस आने की इच्छा नहीं होती। जो टिर्री नदी थी, जब हम जाया करते थे मंदिर सिद्धनाथ के, तो हम पैजामा ऊपर करके फिर हाथ में जूते लेके
फिर मंदिर की तरफ जाया करते थे। लेकिन आज तो इतना बढ़िया पुल बन गया कि आज उस पुल से सीधी गाड़ी से हम जाके भगवान सिद्धनाथ के दरवाजे पे गाड़ी खड़ी करके प्रभु के हम दर्शन करते हैं। बहुत सारे तीर्थयात्री बाहर से आते हैं। पूरा आदिवासी बेल्ट है हमारा वहाँ का, और वहाँ का सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ का जो शिवलिंग है, दिन में 3 बार कलर चेंज होते हैं। अगस्त मुनि जी का आश्रम है, राम वन गमन पथमार्ग में वो है, तो डेवलपमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको अपनी योजना में सम्मिलित कर रहे हैं। और अभी अगर हम बात करें कि उस क्षेत्र की, तो उस वहाँ पे ये स्थिति हो गई कि अब तो हम कोई भागवत भंडारा, बड़े कार्यक्रम 200-400-500 लोग भी पहुँच जाएँ तो बैठने उठने की व्यवस्थाएँ। पेयजल की दिक्कत थी, नीचे से एक बोर में, मुझे याद है मैंने कराया था, नीचे से ऊपर तक पानी हम पाइप डाल के ले जाते थे। लेकिन आज तो पेयजल की भी समस्या हमारी वहाँ का निराकरण हो गया है। बगल में नचने ग्राम पंचायत है, नचने में चौमुखनाथ जी का मंदिर है, भगवान के 4 मुख वहाँ पे हैं। हाँ, और वहाँ का तो इतना बढ़िया है कि आज भी अमावस्या के दिन तो पैर रखने की जगह नहीं रहती है। बड़ी भारी वाहन हम लोग बाहर से ही 4-4 किलोमीटर से जाम लगता है। तो ऐसा नहीं डेवलपमेंट हुआ, और आज कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हम लोगों ने काम भी, अभी भी संभावनाएं वहाँ पे है। श्रीयांशगिरी का स्थान है, श्रीयांशगिरी का जो हमारा स्थान है, जैन तीर्थ है, वो तो आज वो पहाड़ पे बसा है। नचने के ऊपर हम जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी विकास हुआ है, वहाँ पे भी काम हुआ है। आज इस तरफ पर्यटक, चूँकि पन्ना जब आएगा तो स्वाभाविक है कि इस तरफ भी आएगा। लेकिन अभी तो थोड़ी सी, अभी टाइगर रिजर्व जो हमारा पन्ना में है, तो मड़गा तक तो लोग आ रहे हैं, पन्ना भी आना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, काम के आधार पे आज पर्यटक भी पन्ना तक पहुंच रहा है। कल हम आगे तक भी उसको लेके जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात भी है कि पर्यटक से अगर यहाँ का एरिया हमारा जुड़ जाएगा तो उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। सर, हम देखते हैं कि अधिकतर विधायक चुनाव होने के बाद गायब से हो जाते हैं जीतने के बाद, लेकिन आप आए दिन स्कूल का, सरकारी अस्पताल का, सरकारी दफ्तर का निरीक्षण करते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करते हैं। तो क्या संवाद करते हैं उनके साथ, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए शिवम जी, हम तो सतत रेगुलर एक सा काम करते हैं। हमें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि आज हम जब विधायक नहीं थे, 8 से 13 में मैं विधायक था, मेरा टिकट कटा, टिकट कटने के बाद में फिर दोबारा 18 में टिकट मिला। 18 का चुनाव में करीब 1900 वोट से चुनाव हारा था। उसके बाद में फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो ऐसा नहीं कि मैं टिकट कटने के बाद में घर बैठ गया। और मुझे तो याद है जब प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे प्रभात झा जी थे, और जब मैं चुनाव हार गया था 1900 वोट से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने सिर्फ मेरे से एक बात कही कि राजेश घर नहीं बैठना, हमें क्षेत्र में सतत रेगुलर संपर्क में लोगों के रहना है। अगर हम रेगुलर क्षेत्र में संपर्क में लोगों के रहेंगे तो फिर लौट के आप विधायक बनोगे। और हम रेगुलर 5 साल जब मैं विधायक नहीं था, और कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपसे कहूँगा कि मेरा अच्छा है कि चूँकि जब मैं काम करता हूँ, नीचे स्तर पे मैं जाता हूँ, तो लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे ये आभास होता है कि मैं प्रशासन से ये बात बोलूँगा तो प्रशासन मेरी बात मानेगा। और हम जब विधायक नहीं थे तब भी मैंने काम किया है। लोगों ने काम दिए तो मैं अधिकारियों से बोलता था, अधिकारी भी काम करते थे। तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कब विधायक हूँ, कब विधायक नहीं हूँ। सतत रेगुलर से नीचे स्तर पे हम लोग जाते हैं। अभी हमने विधायक बनने के बाद में शिकायत एवं सुझाव पेटी अपनी देवेंद्र नगर तहसील, गुनौर तहसील, अमानगंज तहसील, ककरहटी में हमने नगर पंचायत में टांगी है, और एक हमने जो चिकित्सालय हमारा सलेहा का है वहाँ पे हमने शिकायत सुझाव पेटी टांगी। उसमें लोगों के आवेदन आते हैं, हम उनके आवेदनों का निराकरण प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेज के, जो पात्र होते हैं हम उनको लाभ दे देते हैं, जो अपात्र होते हैं उनको नहीं दे पाते हैं। तो उनका पूरा लेखा जोखा भी रखते हैं कि आज घूमने से होता क्या है कि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, बिल्कुल, आज जैसे मैं अभी 3 दिन पहले गुनौर के चिकित्सालय में गया, तो ऐसे ही जनरली में चला गया, पेशेंटों से मिला। पेशेंटों से जब मैं मिला तो एक महिला से मैंने पूछ लिया, प्रसव कक्ष के बगल में जो था, कि बहन जी बाथरूम कैसा है? तो बोले भैया आप खुद देख लो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बहुत गंदा बाथरूम था। तो मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनसे हमने कहा कि डॉक्टर साहब इसको आप देखें, सरकार सब कुछ दे रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इतना दे दिया है कि उसको अगर हम व्यवस्थित बना के रख लें, चाहे वो हमारा चिकित्सालय हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा महाविद्यालय हो, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहीं कहीं जिम्मेवार लोग हैं, तो वो जैसे अभी हमारा अमानगंज का चिकित्सालय साफ़ सफाई के मामले में 1 नंबर था। गुनौर में अभी जब मैं उस दिन पहुंचा तो गुनौर की बाथरूम की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हम पहुंच गए, लोगों से मिल लिया, तो एक विषय हमारे सामने आ गया। उनके दिमाग में भी आ गया कि नहीं यार, विधायक जी तो आते रहते हैं,
आते रहते हैं, तो वहाँ साफ़ सफाई, लोगों को सुविधाएं अपने आप मिलने लगती हैं और लोगों के बीच में ये विश्वास भी रहता है कि नहीं, हम राजेश वर्मा से बोलेंगे तो शायद हमारा ये काम हो जाएगा। लोग हमसे कहते हैं, उन विषय पे हम लोग भी काम करते हैं। तो ये जैसे कल मैं सलेहा में था, तो सलेहा में बच्चों के साथ संवाद किया, बच्चों के साथ में बैठा, बच्चों से भी बात की। वो विद्यालय हमारा पीएम श्री हो गया, पीएम श्री विद्यालय हमारा हो गया, बच्चों से बात हुई। बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, जैसे कल खेल को लेके हमने बातचीत की, तो बच्चों ने कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं बताई। किसी ने कहा कि हमें क्रिकेट की किट मिल जाए, किसी ने कहा कि नहीं हमें वॉलीबॉल की पूरी किट मिल जाए। एक बच्चे ने बोल दिया बाथरूम अच्छे नहीं है, बाथरूम भी जाके देखे। जब बाथरूम देखे तो वाकई परेशानी तो थी, बच्चियाँ बहुत हैं, 1150 बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो हमने भी कहा कि नहीं, आप हमें पत्र लिख के आप मांग पत्र दे दो, हम अपनी राशि से बाथरूम बनवा देंगे। तो ये नीचे घूमने से ये होता है कि जो आज बच्चे हों उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें विधायक जी से विषय रखना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चियाँ थे, बेटियाँ थीं, बेटे थे, उनने बड़ा मतलब बेझिझक होके वो बातें हमारे सामने रखी। अभी कॉलेज में भी बच्चों, महाविद्यालय गुनौर में बच्चों के साथ में बैठा था, तो बच्चों ने अपना विषय, अपनी बातें रखी, उनका निराकरण भी किया। तो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे जब हम लोग घूमते हैं, और मेरी तो अपनी दिनचर्या है कि जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ तो अमानगंज में मेरा शासकीय आवास है, मैं रात विश्राम वहीं करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के पूरा नगर घूमता हूँ। नगर में जब मैं निकलता हूँ, घूमता हूँ, तो लोग भी मिल जाते हैं, छोटी छोटी बातें सामने आ जाती हैं। सलेहा में मैं रुका तो सलेहा में भी ये सब विषय आ गए, तो वो सब चीज़ें दिख जाती हैं। सर, आज की मूलभूत आवश्यकता स्वच्छ शिक्षा और स्वास्थ्य है, इसको लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, शिक्षा को लेके मैंने आपसे बताया कि हमारा महाविद्यालय गुनौर का है, बिल्कुल। और गुनौर हमारा जो महाविद्यालय है वहाँ पे अभी जो कुछ कमियाँ थीं, जैसे अप्रोच रोड वहाँ पे नहीं है, खेल ग्राउंड के लिए अभी पैसा वहाँ पे आ गया है। आपका देवेंद्र नगर क्षेत्र में, सागर संभाग में 2 संस्कृत महाविद्यालय हैं, बिल्कुल। और सबसे पुराना संस्कृत महाविद्यालय हमारा देवेंद्र नगर का है। और हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे गए पहली बार में, तो देखा, तो मैं देख के रह गया, एक के ऊपर एक कमरे, बच्चे काफ़ी। लेकिन वहाँ पे स्थिति ये कि मैं भी सोच रहा कि ये कैसे रह गया, कैसे नहीं हो पाए ये काम। फिर बातचीत की, उस दिन माननीय प्रभारी मंत्री इंदर सिंह जी परमार पन्ना में थे, ध्वजारोहण में आए थे, उनसे आग्रह किया। जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि कितनी दूर है, तो हमने कहा भाई साहब पास में। बोले चलो चलते हैं। माननीय मंत्री जी को मैं लेके गया, माननीय मंत्री जी ने देखा तो वो भी बोले कि यार कैसे ये रह गया। और माननीय मंत्री जी ने मेरे आग्रह पे वहाँ पे 15 करोड़ की राशि दे दी। तो आज बच्चे हमारे जो बनारस जा रहे हैं, बच्चे हमारे जो इलाहाबाद जा रहे हैं, वो बच्चे वहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। और संस्कृत महाविद्यालय में तो देखिए, आज चूँकि हमारा जो क्षेत्र है बहुत बड़ी मात्रा में ब्राह्मण समाज है, तो वो बच्चे आज बनारस में जा रहे हैं, वो सागर जा रहे हैं, या वो इलाहाबाद जा रहे हैं, वो सुविधाएं हम अपने देवेंद्र नगर में देंगे। बिल्कुल। और वो हमारे लिए, अभी कलेक्टर साहब से मैंने परसों ही बात की, मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि जो रोड है, अप्रोच रोड जो अंदर जाने का है, उसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए, तो उस पर भी कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो रुचि रखता हूँ, बच्चों से मिलना। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि कहीं आर्थिक रूप से उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पा रही, या कहीं कोई उसको ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उसमें ही मैं मदद करता हूँ। बच्चों से कह के भी रखा है, अपने जो प्रोफेसर्स हैं, प्राचार्य हमारे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ, मैं अपने भाषणों में बोलता हूँ कि कहीं कोई शिक्षा के क्षेत्र में पैसे के कारण कोई बच्चा घर पे नहीं बैठना चाहिए। तो इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका हमें लाभ भी मिल रहा है कि आज सरकार की तरफ से बड़े बड़े विद्यालय जो खुल रहे हैं, चूँकि सीएम राइज एक बड़ा भवन है, बिल्कुल। आज कंप्यूटराइज विद्यालय हमारा पूरा होगा, आज वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे और वो बच्चे आगे तक जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अच्छा माध्यम हम लोगों के लिए हुआ कि आज बड़े बड़े विद्यालय और आज स्क्रीन लगा के वो पढ़ा रहे हैं। तो ये इससे काफ़ी कुछ क्षेत्र को राहत मिलेगी। बेरोजगारी एक समस्या है और पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए ही समस्या बन गई है। अभी गुनौर विधानसभा में सीमेंट कंपनी आई है, तो क्या उससे रोजगार मिल रहा है कि अभी भी पलायन की समस्या है वहाँ पे? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मैं जेके के विरोध में हूँ। जेके के प्रति हम लोग की कोई संपैथी नहीं है। जेके सीमेंट फैक्ट्री जब यहाँ गुनौर में अमानगंज क्षेत्र में लगी, हमारे किसानों ने, सबने सहयोग किया, मैंने खुद ने सहयोग किया। मैं उस समय विधायक नहीं था, हमारे पास ये लोग आते थे, मैंने कई इनके मामले निपटाए। लेकिन जब बात आती है रखने की, बच्चों के रखने की बात आती है, तो ये इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं आपके बच्चों की वो एजुकेशन नहीं जो हमें चाहिए है। हमारे बच्चे अगर 2-4-10 ने लगा भी लिए तो लेबर के रूप में उनका उपयोग कर रहे हैं। क्षेत्र की जो ज़मीनें औने पौने दांव पे ले रहे हैं।
5 लाख रुपए में दलाल ज़मीन सेट करते हैं, फिर वो 15 लाख में जाके ज़मीन बिकती है। ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में दिक्कत है। हम अभी अभी की घटना है, करीब 29 मौतें इनके डंफरों से हुई। इनके जो डंफर चलते हैं वो बड़े डंफर हैं, करीब 30-30 फुट लंबे डंफर चल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग मोटरसाइकिल से निकलते हैं, सिंगल रोड है। तो उसके लिए भी हम जब वहाँ खड़े थे तो इनने लाठीचार्ज किया, तो मैं काफ़ी नाराज़ भी हुआ, विवाद भी हुआ। लेकिन आज भी उनकी तरफ से क्षेत्र के लिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ का बेटा बेटी कहीं आज जाके बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, उड़ीसा में नौकरी कर रहे हैं, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं। बेचारा माता पिता अपने जीवन का जो इनकम होती है उसका 75% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। बच्चा पढ़ने लिखने के बाद में अन्य प्रदेश में जाके बच्चा नौकरी करता है, जिसका एक बेटा है उसके क्या हाल होते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जेके वालों से उनने भी कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि आप तो ओपन मंच पे बात करो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र को आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस विषय में बात हुई, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मुझे विश्वास है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हालांकि आपने जवाब दे दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं सीमेंट की, जेके सीमेंट कंपनी की वजह से, तो इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करेगी सरकार की, कुछ करेगी भी उधर पे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हो क्या रहा है कि कहते हैं ना, जब पेट्रोल पंप खुलता है तो लोग पेट्रोल डलाने के लिए आते हैं। फिर लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब, वो तो पेट्रोल डलाने के बहाना रहा है, पेट्रोल पंप वाले की क्या गलती है, फैक्ट्री इनने लगाई, फैक्ट्री ये लगा रहे हैं तो डंफर इनके आ रहे हैं। क्लिंकर जो वहाँ से निकल रहा है, वो क्लिंकर यहाँ से निकल के इलाहाबाद जा रहा है, क्लिंकर यहाँ से निकल के हमीरपुर जा रहा है, रॉ मटेरियल ये अपना भेज रहे हैं यहाँ से। जो बड़े बड़े डंफर निकल रहे हैं वो ठीक है कि भाड़े के डंफर हैं, लेकिन अगर जेके सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई होती तो ये डंफर नहीं आते। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड निकलवाएं ना कि इसके पहले जब ये प्लांट लगा, इसके पहले कितनी घटनाएं हुई, इसके पहले एक्सीडेंट में कितनी मौतें हुई। 20 साल का बच्चा ख़त्म हो रहा है, कहीं 40 साल का कोई महिला ख़त्म हो रही है, 29 मौतें अभी तक हुई हैं। और इसका मैंने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मैंने आग्रह किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक एक बात बताई। तो जब तक क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मेरी लड़ाई तो जारी रहेगी, और मैं तो सतत रेगुलर जेके के विरोध में रहता हूँ। कैन बेतवा लिंक परियोजना और जबलपुर बरगी डैम से जो नहर आ रही है, उससे आपकी विधानसभा में कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, मैं जैसे आपका केन बेतवा लिंक परियोजना है, माननीय मोदी जी ने जो सौगात दी है, और इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है हमारा, 10 जिले इसमें आ रहे हैं। इसमें हमारा ज़िला पन्ना ज़िला भी आ रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरा विधानसभा क्षेत्र 75% आ रहा है। और साथ में मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, या तो कृषि है या फिर उद्योग की संभावनाएं। लाइमस्टोन का जो खजाना है वो गुनौर विधानसभा क्षेत्र में लबालब भरा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ओएनजीसी जो सर्वे टीम थी, उनने भी आके झुमटा ग्राम पंचायत में करीब 1 साल वहाँ पे वो रहे, उनने भी पूरे टेस्ट वेस्ट किए। वहाँ पे भी संभावना हमें लग रही हैं कि शायद ओएनजीसी का गैस का प्लांट भी लगेगा भविष्य में। हाँ, आग लगी रहती थी, और नलों से जो हैंडपम्प थे, नल थे, उनसे आग निकलती थी। विद्यालय था जहाँ पे ये गैस निकली, तो उस समय तो पूरा विद्यालय ही खाली करा लिया, पूरा विद्यालय खाली करा लिया। तो देखिए, जो हम ये कहेंगे खनिज संपदा जो हमारी है वो विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कृषि 75% जो किसान हमारा है, खेती पे आधारित हैं लोग, उन्हीं से, किसान से ही तो सबके पास पैसा आ रहा है, किसान से व्यापारी के पास पैसा आ रहा है, किसान से कर्मचारियों के पास पैसा आ रहा है, किसान से सबको ही लाभ मिल रहा है। तो खेती किसानी का क्षेत्र है, 75% क्षेत्र हमारा सिंचित हो रहा है। जो हमारा बचा हुआ क्षेत्र है, बरगी की नहर की बात आपने की, बरगी की नहर छोटी घुखौर, मतलब हम जिसको कल्पा कहेंगे, जो गांव लगा हुआ है नागौद का, वहाँ तक आ गई है। करीब 40 से 45 गांव ऐसे हैं जो देवेंद्र नगर से लेकर सलेहा तक, ये पूरा क्षेत्र हमारा बरगी की नहर से सिंचित हो रहा है। और मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि हम उसको पूर्ण रूप दे चुके हैं, बस उसको बजट में सम्मिलित होना है, और उसकी सौगात हम बहुत जल्दी अपने विधानसभा क्षेत्र को देंगे। हमारा देवेंद्र नगर क्षेत्र भी पानी से लबालब भर जाएगा। और हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि एक नदी जो बड़ा गांव ग्राम पंचायत है, मरहा स्थान हमारा है, मरहा से उद्गम स्थल है मिढ़ासन नदी का,
जो पूरी विधानसभा क्षेत्र की लाइफ लाइन है, जो यहाँ से निकल के ये नदी सीधी जाके पंडवन सिंगौरा ग्राम पंचायत तक मेरा विधानसभा क्षेत्र आता है। उसके बाद पंडवन है, वहाँ पे 7 नदियों का संगम होता है जिसमें ये मढ़ासन जाके मिलती है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए आप इस पर एक प्लान बनाएं कि ये स्वच्छता पे लिए और साथ में आपका गहरीकरण भी हो जाए, वृक्षारोपण भी हो जाए, कैचमेंट एरिया बढ़ जाए। जो हमारा बिंद्रावन का तालाब ये गढ़ी पड़िया में बना है, ये 2008 में ही मैंने स्वीकृत कराया था, लेकिन फॉरेस्ट की कुछ ऐसी प्रॉब्लमें थी जिसके कारण इसको छोटा कर दिया। तो एरिया अगर हमारा ये बड़ा हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर ये एरिया हमारा बड़ा हो जाएगा कैचमेंट एरिया, तो हम आगे तक पानी दे देंगे। बीच बीच में अगर हम छोटे छोटे स्टॉप डैम बना देंगे, पानी रोकेगा, उससे किसानों को लाभ मिलेगा, तो पानी की स्थिति पूरे विधानसभा क्षेत्र में अच्छी हो जाएगी। केन बेतवा के आने से तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये क्षेत्र भी हमारा पंजाब हो जाएगा, ये क्षेत्र भी हमारा होशंगाबाद हो जाएगा। यहाँ के किसान भी 4-4 फसलें ले पाएंगे, क्योंकि अभी तो लोगों को आदत है कि गेहूँ लगाना, चना लगाना, मसूर लगाना, अभी तो फल की तरफ लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग को किसानों से मिलते हैं, उनसे भी ये बात कह रहे हैं कि आप इस तरफ भी आइए, चूँकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने तो आप 1 एकड़ में लगाओ। होशंगाबाद में देखिए ना आप, संतरा नहीं होता था, लेकिन वहाँ के किसानों ने 1 एकड़ में शुरू किया, आज संतरे की बहुत अच्छी मंडी है। तो ये कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बी डी शर्मा जी, हमारे जिनने पूरी मेहनत करके केन बेतवा लिंक परियोजना में हमारा पूरा क्षेत्र जुड़वाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे तो जब मैंने आग्रह किया कि भाई साहब मेरे 2 गांव यहाँ के बसई और मुटवा छूट रहे हैं, तो बहुत हंसे, बोले यार तुम्हारे तो 2 गांव छूट रहे हैं, पन्ना का तो बहुत लंबा एरिया छूट रहा है। तो हमने कहा भाई साहब लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे 2 जुड़ जाएंगे और वो 2 सम्मिलित भी हो गए हमारे, तो हमारा पूरा क्षेत्र सिंचित होगा। सिंचाई की अच्छी संभावना है। पन्ना थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इस वजह से पानी पन्ना ये देवेंद्र नगर बेल्ट थोड़ा सा ऊंचा है, और बसई मुटवा जो मैंने आपसे कहा ये ऊंचा पड़ जाता है। बाकी पानी अच्छा हो जाएगा। पेयजल की हम बात करें, आज जो हर घर में हमें नल देना है, नल जल योजना के माध्यम से, उसका पूरा काम हमारा बहुत गति से चल रहा है। और जब हम लोग गांव में जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी मैं ग्राम पंचायत बलगाह में गया, लोगों ने शिकायत की कि दबाव आ रहा है कि सरपंच वो हैंडओवर कर ले योजना। सरपंच कह रहा है कि साहब लीकेज हैं। हमने कहा चलो हम गांव आते हैं। गांव में जब हम लोग सब लोग घूमे, अधिकारी भी घूमे, बाकी में लीकेज निकले, लेकिन इतनी प्रसन्नता हुई जब उस गरीब आदमी, बेचारा मजदूर आदमी के घर में टोंटी खोली और उससे पानी निकला, तो हमें लगा कि नहीं आज मोदी जी का सपना साकार हो गया। माननीय मोहन यादव जी जो भोपाल में बैठ के नीचे स्तर पे गांव में एक नज़र डाल के बैठे हैं कि हम हर गांव में, हर घर में, हर परिवार में हम टोंटी से पानी देंगे, वो मोदी जी का सपना साकार हो रहा है। और नीचे स्तर पे आज कहीं ना कहीं योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम किया, और वो नीचे दिख रहा है। हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो वो चीज़ दिखती है। हम लोगों के बीच में जाते, अभी कल हम लोग थे गंज ग्राम पंचायत में, तो गंज ग्राम पंचायत में थे तो आवास की बात आई, प्रधानमंत्री आवास की बात आई। तो प्रधानमंत्री आवास की स्थिति उस समय तो ये थी कि जब हम लोग राजनीति की शुरुआत थी, तो मैं तो उस समय सांसद प्रतिनिधि था, तो उस समय 3% का कोटा होता था। सांसद विधायकों को जो आवेदन मिलते थे वो जिला पंचायत अध्यक्ष को देते थे, अध्यक्ष समाहित करते थे, समाहित करके 3% में 4 से 5 आवेदन विधायक सांसद के ले पाते थे। कुटीर का पैसा आता था, कुटीर जो उनका था वो 35 से 36 हज़ार की योजना थी। पन्ना से चल के जब एक गांव तक पहुंचती थी वो योजना, तो आप कल्पना नहीं करेंगे उसमें कई हाथ लगते थे, और जब वो हाथ में लग के वो राशि उस तक पहुंचती थी तो पैसे कम हो जाते थे। पैसे कम होने के बाद में स्थिति ये बनती थी कि 30,000 रुपये जब उसके हाथ में आते थे तो बेचारा गरीब आदमी ईंट गिरवाता था, ईंट गिरवाने के बाद काम लगाता था, 6 फुट तक दीवार पहुँचती थी, पैसा ख़त्म हो जाता था। फिर जो गरीब आदमी बेचारा था वो कांच डाल देता था, बच्चों को अपने उसमें लिटा के कांच की झोपड़ी कुटीर में, फिर बड़े आदमी के यहाँ काम करने जाता था। आज लेकिन मोदी जी की जो मंशा, मोदी जी ने अभी फिर से शपथ लेने के बाद में मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि किसी गरीब के, ऐसा कोई गरीब नहीं होना चाहिए जिसके सर पे छत ना हो। और आज उसका सर्वे भी चल रहा है, उसमें हम 100% नीचे लोगों के सिर पे छत देंगे। प्रधानमंत्री कॉलोनी के नाम से पूरा क्षेत्र, हम जब गांव में घुसते हैं बताते साहब पूरा आप देखो ये प्रधानमंत्री आवास बने।
नगर पंचायत में घूमते हैं तो सब में लिखा रहता है, सब लोग बताते हैं कि सब प्रधानमंत्री आवास हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज मोदी जी दिल्ली में बैठ के नीचे योजना भेज रहे हैं और सीधा खाते में पैसा जा रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई पाइप में लीकेज नहीं। फिर भी आपका कोई आइडिया है कितने प्रतिशत लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि सतत प्रक्रिया है देखिए चलने की, और विकास जो है जो करता है लोग उससे उम्मीद भी रखते हैं। जैसे आज किसी को हमने पानी पिलाया तो वो ये उम्मीद भी करेगा कि नहीं हमें चाय भी मिल सकती है। तो मोदी जी ने काम किया, मोहन यादव जी ने काम किया तो आज मोहन यादव जी और मोदी जी और हम जैसे लोगों से भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग भी जब गांव में जा रहे हैं तो आदमी हाथ पकड़ता है, घर तक ले जाता है कि हमारा आवास नहीं बना, तो हम उससे यही कहते हैं कि सर्वे में नाम जुड़ गया, बोले हाँ जुड़ गया, हमने फिर 100% आएगा। तो ये तो काम है, रेगुलर चलना है हमारा, और काम चलना है तो चल रहा है रेगुलर काम, तो लोग काम भी लेके आएंगे। सड़कों की बात हम आपसे बताएं कि आज विधानसभा क्षेत्र में आज ऐसी कोई सड़क नहीं, कुछ जगह है, जैसे हम आपसे बात करें सप्तई गांव हमारा एक है, वहाँ की स्थिति ये चूँकि पट्टे की ज़मीन पड़ रही है, उसके कारण एक रामपुरा आप देवेंद्र नगर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें ही पट्टे की ज़मीन है, पुल वहाँ पे बन गया है, रोड डलने में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया है, हम भी अभी जाके उन लोगों के साथ बैठ के जो परिवार है उनसे भी निवेदन करके कि अगर आप लोग ज़मीन दे देंगे तो हम यहाँ रोड डलवा देंगे। ज़्यादातर रोडें हमारी बन गई, मतलब आप अगर इससे 25 साल, आज जो युवा हमारा है, हमारा बेटा है या बेटी है या गांव के लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि आज से 25 साल पहले भारत कैसा था, उन्हें नहीं पता कि 25 साल पहले गांव कैसा था। उस समय की तो ये स्थितियाँ थी कि हम लोग पन्ना से हम निकला करते थे सतना के लिए, तो अगर 1 घंटे का टाइम था तो हम लोग ये मान के चला करते थे कि भैया 3 घंटे का मार्जिन लेके चलना है, रोड पूरी ख़राब है। हम डंडा गाड़ी में, एक कार आती थी 800 की, उससे हम लोग जाया करते थे, तो एक डंडा रख के चला करते थे। बारिश का समय होता था कि कहीं गड्ढा दिखा तो भैया रुको पहले डंडा डाल के देख लें, ऐसा तो नहीं कहीं कि ये टायर घुस जाए फिर निकले ही नहीं। तो फिर ऐसे करके हम लोग सतना तक पहुंचते थे। अरे अब तो सतना तो ठीक है, भारत के किसी कोने में आप चले जाओ, इतनी बढ़िया रोडें हैं कि मन होता है कि गाड़ी से ही घूमें। और अब तो मोदी जी का इतना अच्छा प्लान है कि अब तो मजरे से मजरे जोड़ने की योजना आ रही। अभी माननीय मोदी जी ने सर्वे करा के सब कुछ मंगा लिया, जो छोटे छोटे गांव थे वो भी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे। अभी तो हमने गांव को एक तरफ से जोड़ा, हमने मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ा, अब हम एक मजरे को दूसरे मजरे से भी जोड़ रहे हैं, तो वो भी समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे डेवलपमेंट देखिए दिख रहा है, नीचे स्तर पे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये नीचे नीचे समझ में आ रहा है। सर, एक सोशल मीडिया से मेरे को सवाल आया था आपके लिए कि जो सलेहा और पवई के पास कल्दा क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन महाविद्यालय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी लोअर एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इस पर आपकी कोई योजना है? देखिए, कल्दा चूँकि पवई विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन आपकी बात सही है। कल्दा तो लोग, हमारे फादर जब एमएलए थे तो काला पानी कहा जाता था कल्दा को, और कल्दा की स्थिति तो ये होती थी, रोड नहीं थी, नाली नहीं थी, आपका बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ नहीं था। रही जहाँ तक, देखिए मैं फिर कहूँगा महाविद्यालय की बात, सलेहा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सलेहा से कुछ दूरी पे 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ पे कल्दा बसता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सलेहा में महाविद्यालय हमारा, सलेहा भी आ जाएगा तो सलेहा आ जाएगा तो लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे यहाँ आ सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय सांसद जी भी प्रयासरत हैं, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि एक अमूलचूल परिवर्तन गुनौर विधानसभा क्षेत्र में आया है। स्वास्थ्य की हम बात करें, देखिए स्वास्थ्य में पहले आप देखिए कि जो अपना एम्स था वो भारत में एक था, बिल्कुल, लेकिन आज तो एम्स जिला मुख्यालय, भले ही अभी पन्ना में नहीं आया है, लेकिन पन्ना में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आज इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और इस क्षेत्र में इतना नहीं, आज कई हमने उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे देखो आप, आज नीचे स्तर पे दवाइयों का मामला देखो आप। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से अगर कोई बीमार है, अभी मैं 2 प्रकरण लेके आया हूँ, 2 प्रकरण में लेके आया हूँ, कल मैं सीएम हाउस में लगाऊंगा और उनके खाते में पैसे पहुँच जाएंगे। आयुष्मान कार्ड की योजना हमारी बहुत अच्छी योजना है। आज तो हम लोग कहते हैं कि आप एस्टीमेट लेके आओ, हम लोग कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड आपका है, इसको लगाओ, इलाज कराओ, वो लोग इलाज करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम, उनकी ज़िंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं कर रही हैं। ये नीचे स्तर पे है, जो कहीं ना कहीं हर योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।
हम किसी भी योजना की बात करेंगे वो तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन हर योजना एक से बढ़ के एक योजना है। सर, अभी शिवदयाल बागरी जी और फुंदर चौधरी जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो क्या ये आने वाले समय में आपको टिकट या अन्य आने वाले समय में आपको देखिए, चुनौती दे गुनौर सकते विधानसभा क्षेत्र का इतिहास है, चूँकि अनुसूचित जाति की विधानसभा है हैं? बिल्कुल। और टिकट भी चेंज होती है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। क्योंकि मेरा खुद का राजनीतिक कैरियर 25 साल का है। हमारे परिवार में राजनीति रही, हमारे पिता विधायक रहे, हमारे पिता भी जनसंघ में भी काम किया, और हम जब विधायक नहीं रहते हैं तब भी हम क्षेत्र में रहते हैं। हम ये कभी मान के नहीं चलते हैं कि कल क्या होगा। कल क्या होगा? और आप कल्पना नहीं करेंगे, आप भी लोगों से पता लगाएं कि मैंने फुंदर चौधरी जी को खुद ज्वाइन कराया, मैंने शिवदयाल बागरी जी को खुद ज्वाइन कराया। पता नहीं जीवन लाल जी हमारे कैसे जीवन में रह गए, उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। हमने तो उनसे ये भी कहा था, बहती नदी में अगर आप बहोगे तो कहीं किनारे लग जाओगे। कहाँ कांग्रेस के चक्कर में पड़ा, तो दूर दूर तक कांग्रेस का कोई काम ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम विधायक नहीं थे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए राजेश वर्मा अगर कोई काम पन्ना जिले के अंदर बोलता था तो प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी करते थे। ये तो कोई विषय ही नहीं है। रही जहाँ तक कि आगे क्या होगा, ये तो किशोर जी के हाथ में, हमारे आपके हाथ में है ही नहीं है। जो भगवान चाहता है वही होता है। कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छी सोच लो कि अगर आप चलोगे तो लोगों को काम करने वालों की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी किसी को भी टिकट दे, ये कोई विषय नहीं कि कल कौन आएगा, आज क्या होगा, मैं इसको सोचता ही नहीं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, काम का मूल मंत्र लेके रखा है। मैं तो महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो मैं 20 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ। और ऐसे नहीं रहता हूँ, मतलब किसी के घर में भोजन करता हूँ, किसी के घर में चाय पीता हूँ, कहीं जाके सोता हूँ और लोगों के काम करता हूँ। तो ये भी कोई विषय नहीं रहता है। लोग आएँ, उनका स्वागत है, और ये तो बड़ा दल है। और मैं फिर आपके बीच में कह रहा हूँ कि देखिए, लोग सरकार को देख के नहीं आए। मैं आप एक बात और बता दूं आपको, मोदी जी के काम को देख के लोग इस तरफ आए। आज मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी ने जो नीचे योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को सुधारने का, उनको देखकर, मोदी जी के काम देखकर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। और वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे दल के एक हम सदस्य हैं। ये कहीं ना कहीं, हम तो ये कहेंगे और भी जो लोग रह गए उनको भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, अभी महेंद्र बागरी जी एक दिन मिल गए थे, हम लोग शादी में मिले, तब हमने कहा कि यार अभी भी आ जाओ। अब वो तो बीजेपी से कांग्रेस में हाँ, गए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप अभी भी आ जाओ, और आप कहो तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूँ, विपक्ष को थोड़ा तो मजबूत रहने दीजिए। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष को हम लोग कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, उनके कृत्य, उनके कर्म उनको कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ये हाय लगती है लोगों की। कांग्रेस को जनता की हाय लगी, मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिला। बिल्कुल। आज आपने देखा होगा, इतना बड़ा हमला जम्मू कश्मीर में हुआ, पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश कहीं ना कहीं अंतरात्मा से एक आवाज़ निकल रही है कि मोदी जी को शक्ति दो, कि मोदी जी पाकिस्तान को निपटाएं। और मोदी जी ने गया की सभा में भी बोला बिहार में कि हम, उन आतंकवादियों ने कल्पना नहीं की होगी इतनी बड़ी सज़ा उनको मिलेगी, ये मोदी जी ने वहाँ पे कहा। और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कृत्य थे, कांग्रेस ने जो कृत्य किए, आज वो नीचे जाके दिख रहे हैं। अटल जी ने एक दिन लोकसभा में ये चीज़ कही थी, एक समय भारत में वो आएगा कि इतनी बड़ी कांग्रेस अपने अस्तित्व को संभालेगी। और आज की स्थिति आप देखिए, इतनी बड़ी बटप्रक जैसी कांग्रेस आज एक छोटे से गमले में आके सज गई। कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई कि जब वो खड़ी होती है पूरी कांग्रेस, तो हम एक दिन सोच रहे थे कि अभी मैंने स्थापना दिवस का कार्यक्रम रानीपुरा ग्राम पंचायत में किया, तो वहाँ पे कम से कम 500 लोग थे, और कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया, तो उस प्रदर्शन में कांग्रेस के 40 से 50 लोग थे। तो मैं ये सोच रहा था कि हम बूथ का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ज़िले का कार्यक्रम कर रहे हैं, और ज़िले में इनके कुल 50 लोग हैं। ये कहीं ना कहीं नीचे दिख रहा है, और उनकी हरकतें जो कांग्रेस ने बोया है, आज वो कांग्रेस को मिल रहा है। सर, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप आने वाले 5 साल में गुनौर को कहाँ देखते हैं, गुनौर विधानसभा को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि गुनौर विधानसभा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए हब बनेगा, एजुकेशन के लिए हब बनेगा। और आज सिंचाई का जो हम आपके बीच में बात कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी, चूँकि बरगी का तो हम 1 साल में ही पानी दे देंगे। मिठासन के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। केन बेतवा में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सिंचाई की व्यवस्थाएं हमारी अच्छी हो जाए। खेल को लेकर आपकी कोई योजना? खेल का, मैं स्टेडियम, देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा सदन के अंदर की, हम विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा स्टेडियम दे रहे हैं। लेकिन मैं अमानगंज का स्टेडियम, गुनौर का स्टेडियम, देवेंद्र नगर में तो काम लगा ही है,
हम महेबा में भी देंगे, ककरहटी में भी देंगे। चारों तरफ में बच्चों के लिए खेल के प्रति रुचि है और मेरा भी व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, अभी देवेंद्रनगर में हमने टूर्नामेंट किया और इतना बढ़िया संख्या थी वहाँ पे लोगों की, और मैंने तो जो आयोजक मतलब टीम थी, मैं तो उसके साथ ऐड हो गया था कि भैया मैं सहयोग कर रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के जो कहीं कोई टीआई है, कोई एसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पत्रकार क्षेत्र में भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये हो तो इनको बुलाएं एक दिन, और सबको बुला के एक दिन का अध्यक्षता कराई, कार्यक्रम कराया। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, जिसको लेके आज खेल की तरफ में अभी हम भी टूर्नामेंट कराने वाले हैं और किट भी वितरण करेंगे। बच्चों से भी रेगुलर संपर्क में बने रहते हैं, बच्चों का भी हमारे पास आता रहता है फीडबैक, तो उस पर भी हम काम करते रहते हैं। खेल के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से 15 करोड़ रुपए की राशि हमारी गुनौर विधानसभा क्षेत्र में आई, और आप कल्पना नहीं करेंगे, जब हम लोग 8 से 13 में विधायक थे तो 2 लाख रुपए अगर किसी ग्राम पंचायत को, गांव को देना होते तो 4 बार पेज फाड़ा करते थे, क्योंकि उस समय 70 से 80 लाख मिलता था। हम कहाँ दें पैसा, कहाँ पैसा नहीं दें, पैसा ही नहीं रहता था। आज ये स्थिति है कि ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जहाँ हम 40 से 50 लाख रुपए हम ना दे पाए। मेरा पैसा, सांसद जी का मिला के 40-50 लाख रुपए हमने दे दिया। शासन जो देती है, रोड है, लाइट है, पुल है, पुलिया है, सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत भवन, ये अलग है, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से राशि मिल रही है वो नीचे हम लोग दे चुके हैं। और नीचे जब हम लोग जा रहे हैं तो गांव के अंदर लोग बताते हैं कि विधायक जी ये सीसी आपने बनाई, ये सांसद जी ने बनाई। थोड़ा खुशी होती होगी? हाँ, नहीं, खुशी भी होती हो, और पहले जो हम लोग डरा करते थे वो डर खत्म हो गया। डर ये खत्म हो गया। गाँव में जाएंगे, आदमी सीसी के लिए बोलेगा तो हम कहाँ से पैसा देंगे, क्योंकि हमारे पास तो विधायक निधि 2 करोड़ की है। लेकिन अब तो इतना बढ़िया है कि हम लोग बढ़िया गांव में जाते हैं, लोग भी बताते हैं विधायक जी ये सीसी आपने बनवाई। तो ये नीचे स्तर पे विकास तो देखिए दिख रहा है। आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी बात कर लें, राजनीति पे तो बात हो गई, आप काम पर भी बात हो गया। आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु तो देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, मैं द्वितीय वर्ग शिक्षित भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिली। और जो हम नए नए काम करते हैं, कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि विधायक जी नई नई चीज़ें रोज़ लेके आते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा मिलती है, और उस हिसाब से हम लोग काम भी नीचे स्तर पे करते हैं। जो नई चीज़ें आती हैं, जैसे शिकायत सुझाव पेटी हमने टांगी, आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, किसी विधायक ने शिकायत सुझाव पेटी नहीं टांगी होगी, लेकिन मैंने टांगी, ये भी हमें वहाँ से ही मिला है। तो जो नई नई चीज़ें आती हैं, ये हम सब लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, हमारे जो संघ के प्रचारक हैं, हमारे जो और वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो ये चीज़ें उनसे मिलती हैं कि ये आपको करना चाहिए, तो वो हम नीचे स्तर पे करते हैं, और उसके रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। और उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट, जैसे पिछली बार हमने कीर्तन मंडल का पैसा आता था, तो हमने प्रतियोगिता करा के पूरा सामान मंगा के बांट दिया। इस बार भी वही प्लानिंग है। तो लोग तो पैसा दे देते हैं कि 20,000 दे दिया, तुम खरीद लेना, गांव के अंदर पहुंचो, तो वो नाम लेके बुलाते हैं, विधायक जी आपने रामलाल को 20,000 दिए थे, वो खा गया पैसा। ये तो समस्या होती है। नहीं, लेकिन ऐसा अब नहीं है, अब बंद कर दें। मैं तो सीधा आपसे बता दूं, सामान लेके लोगों को दे देता हूँ। ये तो दूरदर्शिता होनी चाहिए विधायक के अंदर, ये चीज़ समझना चाहिए। देखिए, आपका कहना सही है, नीचे स्तर पे 10 आदमी अगर माला पहनाने वाले मिलते हैं, तो एक आदमी वो भी मिलता है जो विधायक जी की माला उतारने वाला भी मिलता है, लेकिन उस पर भी हम लोग काम करते हैं, उनको भी हम लोग गले लगाते हैं। क्योंकि देखिए, वोट तो सबका है, और गुनौर विधानसभा क्षेत्र की तो इतनी बुरी स्थिति है कि आज भी 2000 के अंदर विधायक जीतता है, चाहे वो कांग्रेस का जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जीते। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं तो रोज़ प्रतिदिन कोशिश करता हूं कि हम बूथ की समिति, बूथ अध्यक्ष, हम नीचे स्तर पे जाते हैं, पहली चाय बूथ अध्यक्ष के घर पे पीना है, बिल्कुल बूथ अध्यक्ष के यहाँ जाके उनसे बातचीत करना है। अगर हम लोग, जैसे उज्ज्वला योजना के हमारे पात्र हितग्राही हैं, मैं चाय पीता हूँ बूथ अध्यक्ष के यहाँ, उज्ज्वला योजना के हितग्राही के यहाँ जाके उससे संपर्क करता हूँ, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही संपर्क। उससे क्या होता है कि पता चलता है अपना, और लोग बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं। मतलब लोगों को ये लगता है कि चलो विधायक जी हमारे यहाँ आए तो सही। उनसे पूछो कि ये सिलेंडर कहाँ से मिला, बोले आप ही ने तो दिया है। हमने कहा हमने तो नहीं दिया। अरे बोले मोदी का है, और उसका रिजल्ट भी है। देखिए, मैं एक सकरिया गांव पड़ता है विधानसभा क्षेत्र में, तो आदिवासी बस्ती है पूरी,
और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने एक हैंडबिल छपवाया, वो जल्दी जल्दी में छप गया, तो उसमें सब नेताओं की फ़ोटो लगाई, मोदी जी की फ़ोटो ऊपर छोटी सी लगाई, मेरा फ़ोटो बड़ा था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वो हैंडबिल एक करीब 70 साल की माता थी, उनके हाथ में दिया। तो बुंदेलखंडी में बोली वो कि जो कहा है, तो हमने कहा अम्मा जो पर्चा है और वोट देने भाजपा का। तो बोली पर्चा फेंक दिया उनने, बोले हमें नहीं देने भाजपा का वोट। तो हमने कहा अम्मा क्यों नहीं देना भाजपा को वोट? बोले करो का है तुमने। तो हमने कहा अम्मा जो बताओ, जो आप जो घर किने बनवाओ तुम आओ। तो बोले मोदी ने बनवाओ, तुमने थोड़ी बनवाओ। तो हमने कहा वही की पार्टी से तो हम आए हैं, मोदी की पार्टी से। और जब मैंने पर्चा दिया उनको तो बोले इसमें मोदी है कहाँ? तो हमने बताया कि जो मोदी है। बोले छोटी सी फ़ोटो लगाएं तो मोदी की। तो आप कल्पना, दोबारा मैंने तुरंत बोला कि मोदी जी का बड़ा फ़ोटो लगाओ, और जैसे ही मोदी जी का फ़ोटो प्रिंट करवा के हम नीचे दिया, तो आप कल्पना नहीं करोगे कि बहुत टिपिकल चुनाव था। मतलब इस चुनाव में तो लोग ये कह रहे थे कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जीत रही। भोपाल में तो ये चर्चाएं थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से जब मैं मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा राजेश क्या स्थिति है? तो हमने कहा भाई साहब अपन 1 वोट से जीतेंगे, अपन चुनाव जीत रहे हैं। तो वहाँ पत्रकार साथी बैठे थे, बोले गुनौर तो आप हार रहे हो। तो हमने कहा नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि हम जीतेंगे। तो वहाँ पे एक विधायक खड़े थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनने कहा कि हर विधायक को ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत रहा है, वो तो हार ही नहीं सकता, लेकिन आपकी सीट हार रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जब मोदी जी का फ़ोटो लेके हम नीचे गए, तो जो बेचारा गरीब आदमी जो सिर्फ मोदी को जानता है, वो किसी को नहीं जानता, वो चिल्ला के कह रहा है कि नहीं हम तो मोदी को वोट देंगे। फिर उसको बताया ये मोदी जी का निशान है, ये मोदी जी बैठे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी मोदी जी तो हैं, और फिर वोट दिया। और आप सोचिए आप कि जब हम लोग की वो गिनती हो रही थी, तो 30 वोट से मैं आगे, 40 वोट से वो पीछे कांग्रेस का प्रत्याशी। और ये स्थिति चलते 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 17वें राउंड में तो ये स्थिति हो गई कि हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं 1-2 लोग, वो भी वहाँ पे थे। तो हमने उनसे कहा कि यार चुनाव तो अपन हार गए। तो वो भी बोले कि अपन 1 वोट से जीतेंगे, लेकिन चुनाव अपन जीतेंगे। तो हमने कहा नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि अपन चुनाव जीतेंगे। मैं बाहर पानी पीने के लिए आया, लौट के जैसे ही मैं गया तो वहाँ चिल्लाने लगे सब लोग, बोले अपन चुनाव जीत गए। तो हमने कहा ऐसे कैसे चुनाव जीत गए, अपन तो पीछे थे। बोले ये आपके जो सलेहा बेल्ट के 2-3 गांव निकले हैं, यहाँ से आपको अच्छी लीड मिली, और वो गांव भी आप कल्पना नहीं करेंगे, आप सुनेंगे तो आदिवासियों के गांव पूरे थे। कुलगा मड़ैयन, आपका बेरहा, मंटोला, ये क्षेत्र जैसे ही खुला वैसे ही एकदम से झक से हम 1160 वोट से निकल गए। नहीं तो बड़ा टिपिकल चुनाव था। हाँ, गुनौर मंडल तो आप हार ही गए थे पहले। गुनौर हमारा लूज चल रहा था। देवेंद्र नगर मंडल पैरेलल चल रहा था। अमानगंज से हम 2000 की लीड लेके आए थे, लेकिन चूंकि चारों तरफ का होता है तो स्थिति ये हो रही थी कि 30 वोट से कोई जीत रहा, 40 वोट से कोई जीत रहा, आगे पीछे हो रहे थे, तो उसमें बड़ा डर लग रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं तो ईश्वर में विश्वास करता हूं, और मेरा कॉन्फिडेंस भी, मैं 70वें राउंड में भी ये कह रहा था जो किशोर जी की मर्जी होगी, हमें जो भगवान देगा वो हमें स्वीकार है। चुनाव इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा चुनाव गुनौर विधानसभा का था। आप किसी से भी पूछिए, लेकिन आप कल्पना नहीं करेंगे जब पन्ना विधानसभा का रिजल्ट आ गया, पन्ना के लोग आ रहे थे मेरे पास में, वो कह रहे थे कि यार चुनाव तो तुम जीतोगे, चुनाव तो तुम जीतोगे। तो हमें ऐसा लग रहा था भगवान किशोर जी की आवाज़ इनके मुंह से निकल रही है। और अंत में यही हुआ कि चुनाव अपन 1160 वोट से जीते। कहीं वही विधानसभा अभी हम करीब 45,000 से जीते। लोकसभा का चुनाव था, तो 45,000 वोटों से हम जीत गए। उस समय क्या होता है कि आपस में लोग टकराटे बहुत, और जातियों का चुनाव ज़्यादा है गुनौर विधान। बिल्कुल नहीं, गुनौर में भी नहीं, मैंने तो 55 विधानसभा कवर की हैं चुनाव टाइम। जातिगत चुनाव लगभग अब आ चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरे भारत में सब नेताओं की बात आप कर लोगे, हम भी किसी के विरोधी होंगे, कोई हमारा विरोधी होगा, लेकिन जब हम मोदी जी के चेहरे की बात करते हैं तो पूरा हर व्यक्ति आके भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाता है। ये कहीं ना कहीं लोकसभा में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, हम लोग उस समय जब अटल जी ने संन्यास लिया, तो उस समय हम लोग जब चर्चा किया करते थे कि अटल जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई नेता नहीं, अटल जी जैसा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लेकिन तब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के निर्माण करने की फैक्ट्री है, और कहीं ना कहीं मोदी जी उस छन्ने से बाहर निकल के आए, और मोदी जी जब निकल आए तो मोदी जी को लोग बेहतर कहने लगे। मोदी जी को लोग ये कहने लगे कि नहीं, मोदी जी ने जो किया है आज तक कोई नहीं कर पाया।
ये नीचे स्तर पे और हर क्षेत्र में आप देखिए, चाहे हम देश की सुरक्षा की बात करें, हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें, हम आवास की बात करें या हम अन्य योजनाओं की बात करें, रोड की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात, किसी भी क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र में मोदी जी की नज़र रहती है। अभी हम लोगों से 1 to 1 बात की तो आप कल्पना नहीं करेंगे, जब हम लोग बैठे थे सामने बातचीत कर रहे थे तो मोदी जी ने 2-3 बातें बोली, बड़ी अच्छी लगी। एक तो मोदी जी ने ये कहा कि आम व्यक्ति से मिलना शुरू करो, ग्लैमर की राजनीति टोटल बंद। दूसरा, अधिकारियों कर्मचारियों का भी सम्मान है, हमें उनसे भी तालमेल बना के संपर्क करके चलना चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज़्यादा नहीं करना। बात भी सही है, हम किसी का ट्रांसफ़र कराएं उससे अच्छा है कि उसके साथ बैठ के बातचीत कर लें। बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और देखिए, नीचे स्तर पे कोई बहुत बड़ी समस्याएं रहती नहीं, थाना है, कचहरी है और तहसील है, कोई एडमिट नहीं हो रहा पेशेंट, अगर अपन फ़ोन कर देंगे तो वो एडमिट कर लेंगे, बस इतने ही विषय हैं, कोई बहुत बड़े काम बाकी तो सरकार सब कर ही रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति है कि उनके पास तो आज कुछ बोलने को है ही नहीं। मोदी जी ने तो इतना कर दिया कि कांग्रेस तो इतनी दूर चली गई कि हम लोग जब सदन में रहते हैं और सदन में जब चर्चा होती है तो कांग्रेस जब मतलब ऐसा लगता है कि एक वो नहीं होती कि अपन किसी का विवाह हो रहा है तो मंडप के नीचे ये पोटली खोलना है, तो वो स्थिति परंपरा जिसको कहते हैं कि वो परंपरा होती है कि हम विपक्ष के हैं तो हमें तो विरोध करना है, तो वो 3 बार मुर्दाबाद जिंदाबाद ये करते करते बाहर निकलते, मीडिया के सामने जाते, फिर आके अपनी सीट पे बैठ जाते। हम लोग भी समझते हैं कि चूँकि आप लोग विपक्ष में हैं तो जनता को भी दिखाना है आपको, तो दिखाने वाला मामला कांग्रेस कर रही है। और उसके कारण हो क्या रहा है, नीचे स्तर पे लोगों के मन में भी ये चीज़ आ रही है कि कांग्रेस अब नीचे ख़त्म हो गई। मोदी जी ने कांग्रेस को, मोहन यादव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी ने जो डिजिटल बूथ बनाया, बूथ का जो विस्तार किया, पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नीचे स्तर पे बूथ तक गए और आज उनके जाने से आज बूथ हमारे मजबूत हुए और हम लोगों को इसका गर्व है। आज मोहन यादव जी है, हम लोग छोटी छोटी सी बातें भी मोहन यादव जी से सीधी करते हैं। अभी हम जब जाके भोपाल में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो हम लोग 3 विधायक थे, हमें समय दिया कि आपको 11 बजे आना है, हम लोग पहुंच गए। उसके पहले जैसे CM साहब चैम्बर से निकले तो वो अपने कक्ष में बैठक करने जा रहे थे, तो अरे यार आप लोग आ गए, हमने कहा हाँ भाई सब आ गए, आप लोग भी अंदर बैठो। वहाँ सब PS बैठे, अब वो हम लोगों से पूछ रहे शिक्षा में आप सुझाव दो, तो हम लोग भी सुझाव दे रहे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, आज कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, बहुत नीचे से आते हैं, हम लोग को ही मौका मिल रहा है बात रखने का, तो ये कहीं ना कहीं उनकी दरिया दिली है, हर व्यक्ति को सीधा महत्व देना, हर व्यक्ति की सीधी बात। बीजेपी के लेकर कहा भी जाता है कि बीजेपी का पहली बार का विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस में परिवारवाद होता है, आप देख रहे हैं गांधी परिवार आज तक चल रहा है, उनके यहाँ से चाबी नहीं छूट रही है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं का है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे कहा ना, कल क्या होगा, अटल जी हमारे बीच में नहीं है, सुषमा जी आज हमारे बीच में नहीं है, इतने योग्य नेता थे। सुषमा जी जब बोलती थी तो पूरा देश सुनता था, लेकिन आज भारत में हमारे पास में उनसे अच्छे लोग भी आ गए। तो कल विकल्प, भारतीय जनता पार्टी रोज़ नए विकल्प के रूप में रहती है कि आज हम भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चले हम परिपूर्ण हैं, हमारे विकल्प की भी तलाश चल रही है। आज रोज़ कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे हम कार्यकर्ता निर्माण करते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कोई आके मुख्यमंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है। और सबसे अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ऊपर से दिल्ली से आया प्रोग्राम कि नीचे हमें बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाना, एक एक बूथ पे, आप कल्पना नहीं करें, एक एक बूथ पे बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बनी। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की तो स्थिति है कि मंच पे जब 4 लोग बैठते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो आ ही नहीं पाती है और बाकी सबकी फ़ोटो आ जाती है। अभी सदन की मैं बता दूं आपको, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जब फ़ोटो लगाई तो कांग्रेस ने खुल के विरोध किया, विधानसभा के अंदर विरोध किया, उनने ये कहा कि नहीं, बाबा साहब की फ़ोटो क्यों लगाई है। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो अंदर का चेहरा है वो आज जनता को भी दिख रहा है और जनता उस चेहरे को देख रही है कि कांग्रेस के भरोसे में कोई भी, देखिए जो मुखिया होता है ना, जैसे हम ये देखेंगे कि बेटा हमारा होशियार है, बेटी होशियार है या पत्नी होशियार है, उसी को हम चाबी सौंपेंगे, सबको चाबी नहीं सौंपेंगे। तो जनता भी ये देख रही है कि हमें चाबी किसको देना, भारतीय जनता पार्टी को देना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चाबी प्रदेश और देश की दे दी। सर, आपको लेकर कहा जाता है, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ, कि जब आप 2008 में विधायक बने तो आप थोड़ी
सरकारी अधिकारियों के लिए मतलब काम करवाने के लिए तेज़ तर्राट थे आपका नेचर, लेकिन अब जो आपका नेचर है इस बार वो मार्मिक हो गया थोड़ा सा। होता है, देखिए क्या होता है, 20 साल का लड़का जो होता है और 52 साल का जो आदमी होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम लोग पहली बार जब विधायक बने थे तो ये लगा करता था कि यार ये आदमी दोषी है, हम लोग लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, आज भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम लड़ना बंद कर दिया, आज भी लड़ते हैं, ज़िले में बदनाम है लड़ाई के मामले में, लेकिन कोशिश करते हैं कि तालमेल बन के लोगों के काम हो जाए और उस पर काफ़ी लाभ भी मिलता है। उससे क्या हो रहा है कि नीचे स्तर पे देखिए स्वभाव तो लोगों को पता ही है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो देखिए शुभम जी, हम उसको छोड़ते नहीं, ये हमारा स्वभाव है। अब ये नहीं हो सकता ना कि हम चौराहे पे खड़े हों, लोग हमारे साथ खड़े हों, पुलिस वाला कॉलर पकड़ के किसी को उठाए और पटक के ले जाए, ऐसे कैसे ले जाएगा? अगर वो दोषी नहीं है तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये हमारी पहचान शुरू से रही है। हमने तो कई संगठनों में काम किया है, हम बजरंग दल में भी रहे, विश्व हिंदू परिषद में संरक्षक भी रहे, विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में भी रहे, और पूरा कैरियर हमारा जो राजनीतिक रहा है, कभी दब के राजनीति नहीं की, ये मेरा स्वभाव है। कोई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम बदनाम हैं, राजेश वर्मा किसी की जेब में नहीं रहता, लोग ये कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी की बात नहीं मानता, अगर किसी की बात उचित लगती है तो मैं बात मानता हूँ, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है तो नहीं करता। गुनौर विधानसभा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने? मैंने आपके मुंह से ही सुना था कि लैंडमार्क की कमी है बहुत ज़्यादा, सरकारी लैंड की कमी है वहाँ पे। देखिए कई क्षेत्रों में अभी बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, हो क्या रहा है कि लोग काबिज हो जाते हैं। आज सीएम राइज हमें अमानगंज में मिला, लेकिन हम जाके बना कहाँ रहे, हिनौती में, ठीक है। आज देवेंद्र नगर में हमें सीएम राइज मिला, हम बना कहाँ रहे हैं, बड़ा गांव में, नगर के अंदर ज़मीनें नहीं हैं हमारे पास में। लेकिन हम आज आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। पन्ना के जो कलेक्टर हमारे हैं सम्मानीय श्री सुरेश कुमार जी, उनने बहुत पुरानी पुरानी ज़मीनें निकाल दी। मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे कि जो हम लोगों को नहीं पता कि ये ज़मीन शासकीय है और कोई प्राइवेट आदमी इस पर कागज कब्जा किए हुए। मतलब लोग पेट्रोल पंप जैसी चीज़ें लगाए थे, कैसे उनको एनओसी, हाँ सरकारी ज़मीन पे कलेक्टर साहब ने वो ज़मीनें खाली करवाई, और खाली करवा के आज कलेक्टर साहब जिस गति से ज़मीनों के मामले में काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा समय है कि ज़मीनें हमें मिल जाएंगी। अब देखिए, अब सलेहा क्षेत्र है हमारा, ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए ज़मीन नहीं है हमारे पास में। कॉलेज हमें अगर वहाँ हमें मिलता है तो हमारे पास ज़मीन नहीं है वहाँ पे। तो अभी इस क्षेत्र में भी काम चल रहा है, हम लोग सतत रेगुलर इस क्षेत्र में ही बात कर रहे हैं। आपका देवेंद्र नगर है, देवेंद्र नगर में ये स्थिति है कि हमें उद्योग क्षेत्र डेवलप करना था, हमें देवेंद्र नगर में ज़मीन नहीं मिली तो हम बड़ा गांव आए हैं। बड़ा गांव में 140 एकड़ ज़मीन हमने आरक्षित कर ली उद्योग विभाग से, और बहुत जल्दी हम उसका भूमि पूजन करेंगे। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीनें हम लोगों को देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गुनौर विधानसभा क्षेत्र में। देवेंद्र नगर के पास में जो बड़ा गांव है, वहाँ पे हम प्लॉट काट के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, लोग उद्योग वहाँ पे स्थापित करेंगे। ये कहीं ना कहीं लेकिन ज़मीनों का अभाव हो रहा है, आप बिल्कुल सही बात करें। चूँकि चर्चा अपनी बहुत लंबी हो चुकी है, मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछूंगा कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति से लोगों को भागना नहीं चाहिए। लोग ये कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन उसी गंदगी में अगर एक साफ स्वच्छ बच्चा उतरेगा तो शायद राजनीति अच्छी भी हो जाएगी। लोगों को राजनीति में आना चाहिए, महिलाओं को भी आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो 33% आरक्षण का बिल ले आई, 33% आरक्षण हमारा आ गया, 33% महिलाओं को टिकट देंगे। नीचे स्तर पे परिसीमन भी अभी होने वाला है, जो परिसीमन नीचे स्तर पे होने वाला है उसमें विधानसभाएं भी चेंज होने की उम्मीद है, एरिया भी घटने बढ़ने की उम्मीद भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन भी आज कहीं ना कहीं मोदी जी लेके आए हैं, तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी हम एक साथ कराने वाले हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए। अगर युवा राजनीति में आएगा तभी परिदृश्य बदलने वाला है, अन्यथा कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ, और लोगों से मैं मिलता हूँ, बच्चों से बातचीत करता हूँ, बच्चों से बोलता हूँ। लेकिन अभी ये जैसे लोग क्या करते हैं, कोई महिला जिला पंचायत सदस्य बनी, कोई महिला सरपंच बनी, पतिदेव चला रहे हैं उनके। बिल्कुल। अब बैठक में भी वो दादागिरी करते हैं कि नहीं वो तो बैठक में हम बैठेंगे, हमारी पत्नी को तो बोलना ही नहीं आता। तो मैंने भी कहा कि देखिए कल 33% आरक्षण आ रहा है, और 33% अगर आरक्षण आ रहा है फिर सदन में तो चुन के महिला जाएगी, वहाँ आपको घुसने नहीं मिलेगा, फिर आप अपनी विधानसभा की बात कैसे रखेंगे। तो बच्चियों से मैं भी ये कहता हूँ कि बेटा आप लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में आओ,
राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आने से बहुत सारी स्थितियाँ गांव की, शहरों की बदलती हैं। लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है कि नहीं, ये बच्चा, जैसे कल मैं बच्चों से बात कर रहा था तो एक बेटी बोली तो दूसरी के अंदर उत्सुकता जाए कि मैं भी बोलूं, तो वो भी बोली, फिर तीसरी भी बोली। लेकिन अगर वो पहली नहीं उठी होती शायद बाकी लोग नहीं उठे होते। तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आज पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा, क्योंकि प्रतिभाएं नीचे से निकल के ऊपर तक गई हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, मजिस्ट्रेट, IAS IPS है। मैं तो उनसे मिलता भी हूँ, मैं अपने पास डायरी में भी नोट करता हूँ कि उनसे मिलता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारी विधानसभा की प्रतिभा है वो। अगर आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है वो भोपाल में बैठ के, इंदौर में बैठ के, आंध्र प्रदेश में बैठ के, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो रोजगार के साधन हमें उम्मीद है कि डेवलप होंगे। JK वाले आज नहीं कल हमारी बात को मानेंगे, क्योंकि उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की ज़मीनें आपने ले ली। आज ज़मीनें ले ली, किसान था, आज उसके पास 15 एकड़ ज़मीन थी, 15 एकड़ उसने बेच दी, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब बच्चा जाके अगर बेंगलोर में नौकरी करेगा तो पिता माँ क्या करेंगे? कम से कम जवाब तो देनी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना ही चाहिए। इसके लिए तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करना चाहूँ। अभी ITI की बैठक भी की थी मैंने गुनौर में बैठक की थी, तो वहाँ भी ये विषय आया। तो वहाँ पे भी चूँकि बच्चे तो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अगर उनको आगे रोज़गार नहीं देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? तो मैं तो इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसको लेकर कोई बिल है क्या अपने पास कि स्थानीय लोगों को यदि कंपनी डेवलप होती है तो इतने प्रतिशत आरक्षित कर दिया जाए कि इतने प्रतिशत उसी क्षेत्र के लोग करेंगे? देखिए, ये क्या है, लोकल बॉडीज़ को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कि एक का चार कर रहे हैं, जो खबर बाहर आएगी संगठन भी बन जाता है। हाँ, उनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आप एक का चार कर रहे हो वो हमारे पैसे का कर रहे हो, आपका पैसा नहीं है वो। आप जो एक बाई एक का पत्थर ले जाके 1000 में बेच रहे हो, जो हमारे यहाँ जाके 2 रुपये का पड़ता है, तो वो पत्थर हमारा है, तो हम नहीं करने देंगे उसको। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि JK को मानना ही पड़ेगा। JK सीमेंट फैक्ट्री आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो मजबूर होंगे, वो मानेंगे। नहीं तो हम लोग तो इसके लिए आंदोलन, प्रदर्शन, हमारे युवा साथी, हम तो इस चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि जितने बच्चे हमारे हैं वो सब कहीं ना कहीं आंदोलन, प्रदर्शन के लिए तैयार रहें, ताकि हम JK सीमेंट फैक्ट्री में कुछ लोगों को तो जो रोज़गार दे पाएँ। नहीं तो हम तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, लोग हमें आके घेर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं सख्त हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो हमारे लोगों को रोज़गार दें। इस देश को कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, महिला प्रधान क्यों नहीं बन सकता? का समाज कहाँ जा रहा है हमारा? देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगा कि आज से अगर हम 30 साल पहले पहुँच जाएं और आज की बात करें, हम अपनी पत्नी की बात करें, फिर हम अपनी बेटी की बात करें, फिर हम अपनी नातिन की बात करें, तीनों में फ़र्क आता है। आज बच्चे, बेटियां भी आज बड़े बड़े पदों पे जाके बैठ रही। बेटी के साथ में क्या होता है कि आप माता पिता के अंदर एक डर होता है। आज गांव में विद्यालय में बेटी जब पढ़ती थी, अगर 8वीं तक विद्यालय है तो माता पिता उसको विद्यालय भेजते थे। अगर वो बमौरी में बिटिया पढ़ रही है तो कहते थे अब बड़ी हो गई बिटिया, अब इसकी शादी की तैयारी करो, और अब अमानगंज पढ़ने के लिए नहीं भेजना। लेकिन आज ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। आज तो लोग बेटियों को भोपाल, इंदौर और आगे दिल्ली तक भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बेटियां हमारी बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत गति से आगे बढ़ रही हैं। और देखिए, बेटी के बढ़ने से एक नहीं 2 परिवार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस परिवार में की बेटी है वो तो बढ़ ही रहा है, जिस परिवार में वो जा रही है वो भी बढ़ रहा है। तो बेटी तो 2 परिवारों को लेकर चलती है। और आज देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माताओं को सम्मान देने का काम किया, इसके पहले कोई सरकारें नहीं कर पाई। विषय पैसा नहीं है, विषय योजनाएं नहीं है, विषय सम्मान की बात है कि हमने लाडली लक्ष्मी, जो बेटी पैदा हुई उसको हमने लखपति बना दिया, उसको लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमने लाभ दे दिया। तो कहीं ना कहीं गर्व होता है हम लोग जब गांव में जाते हैं माताओं के भी। और अभी आपने देखा होगा कि लाडली बहना हमारी योजना थी, तो हम लोग जब गांव में जाया करते थे तो बहनों के पैर पड़ते थे, उनसे मिलते थे। कांग्रेस ने भी बहुत बड़ी बदमाशी की। कांग्रेस तो सरकार में नहीं थी, फॉर्म ही लेके पहुँच गए, फॉर्म में नाम पता भरने लगे कि हम 3000 का महीना देंगे। लेकिन लोगों के दिमाग में ये था कि नहीं, अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी तो आज ही दे रही है। अगर हम आपको 1 गिलास पानी पिला रहे हैं तो अभी पिला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आपको मैंगो शेक पिलाएंगे, लेकिन वो कब पिलाएंगे हमें नहीं पता। और आज उसका हमें लाभ मिला। माताओं के वोट सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो 1160 से जीता हूँ। मैं तो ठोक के कहता हूँ कि हमें बहनों ने ही चुनाव जिताया। अगर वो बहनें हमें वोट नहीं देती तो शायद मैं आज विधायक बन के नहीं रहता।
तो मैं तो अपने कार्यक्रमों में भी ये बात कहता हूँ, मैं तो कार्यक्रमों में मंच से बोलता हूँ कि हमारी बहनों के लिए ताली बजाओ। तो ये कहीं ना कहीं बहनों का जो सपोर्ट मिला उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर है। और आज मोदी जी 33% का बिल पास कर लिया, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आए, सदन में 33% महिलाएं चुन के जाएंगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश वर्मा, गुनौर विधानसभा से विधायक। सर, आपने हमको इतना समय दिया, बहुत ज़्यादा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी।